नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता कर किसान महासम्मेलन में पहुंचने का आह्वान किया। मास्टर भंवरलाल को बताया विकास पुरुष। सांडवा के नजदीकी गांव बम्बू के पास बस और ट्रक की भिड़ंत में एक मरा, 15 हुए घायल। भाजपा से निकाले गए नरेंद्र गुर्जर ने पार्टी अध्यक्ष सहित कई भाजपाइयों के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रेस वार्ता कर किए खुलासे। 27 फरवरी को श्री डूंगरगढ़ तहसील के असलावताल में होने वाले किसान महासम्मेलन को लेकर जय निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक हमेशा कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रही है। भाटी ने बताया कि सम्मेलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। भाटी ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसानों के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। हाल ही में सरकार द्वारा जारी बजट को उन्होंने शानदार बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। हम सिर्फ घोषणा नहीं करते, हम काम करके भी दिखाते हैं। भाटी ने कहा कि मास्टर भंवरलाल विकास पुरुष थे, इसीलिए उनके नाम पर सुजानगढ़ में गर्ल्स कॉलेज की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि कातर को उप तहसील बनाने से उस पूरे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। चुनावी बजट के बारे में उन्होंने कहा कि हम विकास और किसान के नाम पर राजनीति नहीं करते। प्रेस वार्ता में प्रभारी नसीम अख्तर, डूंगरराम गेदर, राजेंद्र मुंड, पूसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल, सविता राठी, इद्रिश गौरी, मनोज मेघवाल भी मौजूद रहे। देखिए, ये बजट कोई अंतिम बजट नहीं है। अंतिम जो बजट होता है वो चुनावी होता है। जब सरकार के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो ज़्यादा घोषणाएं होती है, तो ये समझा जाता है कि चुनावी बजट है। लेकिन अभी हमारी सरकार को बने सिर्फ 2 साल हुए हैं अभी, और 3 साल अभी हमें काम करना है। हम इन तमाम घोषणाओं को धरातल पर लाएंगे, उन तमाम कामों को पूरा करेंगे और जनता को सुपुर्द करेंगे कि हमने ये काम किए हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनावी बजट नहीं है। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जो खुद एक वित्त मंत्री भी हैं, और उनका जो अनुभव है, उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो विज़न है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही सारी व्यवस्थाएं देख करके सारे प्रबंधन करने के बाद ही ये घोषणाएं की है। और एक भी ऐसी घोषणा नहीं रहेगी कि जो पूरी नहीं हो। तमाम घोषणाएं हमारी सरकार आने वाले समय में पूरी करेगी, और हम आने वाले समय में जब चुनाव में जाएंगे उससे पहले ही सारे काम पूरे करेंगे। देखिए, किसान सम्मेलन कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, जिस दिन किसानों का बिल, किसान विरोधी जो बिल केंद्र सरकार लाई, उसी दिन से राहुल गांधी जी ने इसका विरोध शुरू किया था पार्लियामेंट में। और उसके बाद लगातार देश भर में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। तो इसमें ना तो चुनाव से कोई मतलब है, ना कुछ हम राजनीति में करना चाह रहे हैं। हमारी यही मांग है कि किसानों की जो मांग है, किसान एक गैर राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, और किसानों की सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। तो इन तीनों काले कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी। इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती है। इसमें सभी बीजेपी के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां इन तीनों काले कानूनों का विरोध कर रही है। बहुत ही शानदार बजट है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। तमाम जो आमजन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के हितैषी योजनाएं मुख्यमंत्री जी लेकर के आए हैं। और मैं समझता हूं कि इन इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद
इतना शानदार बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये निश्चित रूप से ये बजट राजस्थान को आने वाले समय में विकास को एक तेज़ गति प्रदान करेगा और राजस्थान में आम जन से जुड़ी हुई तमाम जो जन समस्याएँ हैं, उन जन समस्याओं को, मुद्दों को इस बजट में शामिल किया है और आने वाले समय में इस बजट की बहुत ही अच्छे तरीके से क्रियान्वित होगी। जहाँ तक चूरू ज़िले की बात करें, निश्चित रूप से चूरू ज़िले में भी बहुत अलग अलग जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, उनकी घोषणा हुई है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुज्जर ने पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी सहित कई नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला। एक प्रेस वार्ता कर गुज्जर ने कहा कि मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी और पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने विपक्ष से सांठगांठ की और जानबूझकर नगर परिषद चुनाव के कई वार्ड हराए। गुज्जर ने कहा कि मेरे वार्ड में मंडल अध्यक्ष ने मेरे खिलाफ अपना निर्दलीय उम्मीदवार उतारा, जिससे मैं हार गया। इसी तरह उन्होंने कई दूसरे वार्डों में भी कई लोगों को हराने का काम किया। गुज्जर ने कहा कि नगर परिषद चुनाव में भाजपा 40 सीटें जीतने की स्थिति में थी, लेकिन प्रभारी गुमान सिंह ने स्थानीय लोगों के इशारे पर गलत टिकट बांटे, जिसके कारण भाजपा की मात्र 20 सीटें आई। गुज्जर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे इन लोगों की शिकायत की थी। वसुंधरा ने जल्दी ही मिलने के लिए बोला था, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने डरकर मुझे पार्टी से निकाल दिया। गुज्जर ने कहा कि 2 फरवरी को जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने राज्य के भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना को विशेष रूप से पत्र लिखकर राज्य स्तर पर मुझे जिम्मेदारी देने की बात कही थी। फिर कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मुझे पार्टी से निकालना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों 4 लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक जाति विशेष के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिससे पार्टी का वोटों का समीकरण बिगड़ गया और पार्टी को हजारों वोटों का नुकसान हुआ। पार्टी ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। गुज्जर ने कहा कि मेरे अलावा भी कई भाजपाइयों का इन लोगों ने अपमान किया है। मैंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, तो इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को रक्तदान करने से रोका। पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल के बारे में बोलते हुए गुज्जर ने कहा कि मैंने उनसे कई बार पार्टी में चल रही गड़बड़ियों के बारे में बात की, लेकिन वे निष्क्रिय रहे। गुज्जर ने पत्रकारों को एक ऑडियो देते हुए कहा कि पवन माहेश्वरी ने नगर परिषद चुनाव में जानबूझकर जाति विशेष के खिलाफ बात की, जिसके कारण पार्टी चुनाव हार गई। जो लोग परिषद चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं, वे उपचुनाव में भी कर सकते हैं। आगे की रणनीति के बारे में गुज्जर ने कहा कि जैसा मेरे साथी और समर्थक चाहेंगे, मैं उसी तरह का निर्णय लूंगा। गुज्जर के साथ राजकुमार तंवर, यूसुफ गौरी सहित कई लोग मौजूद रहे। हार की बौखलाहट नहीं है। मैंने नगर परिषद का जो चुनाव लड़ा, उस चुनाव के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट वहाँ से ली जहाँ पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और वो भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नहीं है, मूलतः कांग्रेसी वार्ड उसको माना जाता है। मैंने ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। उस वार्ड के अंदर एक मेरे संदीप पवार नाम का व्यक्ति था, उसने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी, टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने लगा। मैंने मेरे प्रदेश सुजानगढ़ के नेतृत्व है, पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, सब लोगों को सूचना की कि ये पार्टी का बागी है और ये पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, आप लोग इसको समझाने आओ, इसको बिठाओ। लेकिन मेरे वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी झूठे मन भी नहीं आया उसको बातचीत करने के लिए, उसको बिठाने के लिए। इनकी मानसिकता थी कि इन्होंने मुझे चुनाव हराने के लिए ही टिकट दी थी। दूसरी चीज़, मैं ये भी आरोप लगाना चाहूँगा कि शायद कहीं मुझे ऐसा डाउट है कि इन्हीं लोगों के द्वारा खड़ा किया हुआ था वो निर्दलीय प्रत्याशी। दूसरी चीज़, मेरे वार्ड के अंदर नेता उप प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब की मीटिंग थी और मेरे जो चुनावी कार्यालय था उसमें लगभग 400 लोग इकट्ठे हो रखे थे। मैं 4 घंटा तक इनके पीछे पीछे घूमता रहा। मुझे कहा गया 5 मिनट में चलते हैं, 10 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में चलते हैं,
फिर आखिर मुझे मना कर दिया गया कि माननीय उपनेता प्रतिपक्ष तुम्हारे वार्ड में नहीं जाएंगे, और उस मीटिंग से यह असर हुआ कि मेरा वार्ड के अंदर नेगेटिव प्रचार गया और उससे मुझे वोटों का नुकसान हुआ और मैं चुनाव हार गया। और नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष को इस बात का पता भी नहीं लगने दिया कि जो मीटिंग है वो नरेंद्र गुर्जर के यहाँ है क्या। इन लोगों ने ऊपर ऊपर ये सेटिंग कर ली। दूसरी बात, माननीय नेता उप प्रतिपक्ष ऐसी ऐसी जगह मीटिंग करवाने ले गए जहाँ पर 3-3 वार्डों की सम्मिलित मीटिंग थी और 10 से 12 लोग इकट्ठे थे, जबकि मेरे अकेले के वार्ड में 400 लोग मेरे कार्यालय में बैठे थे, फिर भी माननीय नेता उप प्रतिपक्ष को नहीं आने दिया। मैं बीजेपी से ये चाहता हूँ कि बीजेपी का शुद्धिकरण हो। बीजेपी में ऐसे जो घटिया लोग हैं जो पार्टी का अहित कर रहे हैं और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, और जो पार्टी का वोट बैंक है उसको खिसकाने का काम कर रहे हैं, पार्टी को, एक बड़े समाज को पार्टी से दूरी बनवा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए। और जो पार्टी में सभ्य आदमी हैं, जो पार्टी हित की बात करते हैं, जो सड़क पे रहकर आम जनता की हित की बात करते हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लोगों को आगे लिया जाए ताकि हम आने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिता सकें। नहीं तो ये लोग नगर परिषद की तरह भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में भी बेड़ा गर्क कर देंगे। स्टेट हाईवे नंबर 20 पर सांडवा ग्राम के नजदीकी ग्राम बंबू में हरिद्वार से नोखा जा रही निजी बस और नोखा की तरफ से आ रहे नमकीन से भरे ट्रक की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि आवाज सुनकर खेतों में रहने वाले लोग पहुंचे। पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। थानाधिकारी हंसराज लूणा मई टीम घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से सांडवा के सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और गंभीर घायलों को सुजानगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर ही बीकानेर के सोनियासर निवासी ट्रक ड्राइवर माधो सिंह पुत्र जैत सिंह ने दम तोड़ दिया, जिनका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। 6 घायलों को सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जिनमें से बस के ड्राइवर की स्थिति गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। नाम नहीं है उसका मतलब कोई आईडी नहीं है, मेरा ही आईडी बस में दाटा बस 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 वो ट्रक हुआ ये ट्रक में लाके बस में पता नहीं है। हां और सोचता ले रहे थे और कोई नहीं खुल ले होगा देखड़ा को हां वो लाइट होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल में सरदार शहर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए बालिका राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। स्वीकृति मिलने के साथ ही तहसील क्षेत्र की हजारों बेटियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सरदार शहर में गर्ल्स कॉलेज खुलने से यहां की हजारों बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल सरदार शहर कस्बे में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं होने के चलते यहां के दूर दराज से आने वाले गांव की बेटियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। शहर में बड़ी संख्या में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य वर्गों की गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी है। सरदार शहर तहसील जिले की जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील होने के बावजूद यहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तहसील मुख्यालय पर वाणिज्य, कला और विज्ञान वर्ग के 228 सरकारी और निजी विद्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में लगभग 3000 छात्राएं पास आउट होकर निकलती है। लेकिन तहसील मुख्यालय पर एकमात्र राजकीय महाविद्यालय और उसमें भी सीमित संख्या में सीट होने के कारण अधिकांश छात्राएं उच्च शिक्षा में अध्ययन करने से वंचित रह जाती है। अब तहसील क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खुलने से क्षेत्र की अधिकांश छात्राओं को लाभ मिलेगा।
ये सदा शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि जो बालिकाएं अवांछित मतलब थी, उनके पेरेंट्स वगैरह उनको भेजना नहीं चाहते थे को एजुकेशन में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद की चीज़ है। और मैं अशोक गहलोत सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सदा शहर तहसील में एक बहुत बड़ा काम किया है। ये बहुत पिछले कई सालों से हम ये चाहते थे कि ये चीज़ हो, लेकिन अब ये हुई है, तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद है उनका। मैं गहलोत सरकार का बहुत तहे दिल से उनको ये शुभकामना मैं देती हूँ कि उन्होंने सरदार शहर तहसील के लिए इतना बड़ा काम सोचा। और जो कई गांव ऐसे हैं जिनमें जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको पढ़ाई के लिए को एजुकेशन में भेजने के पेरेंट्स जो थे वो राजी नहीं थे, और इस तरह का उन्हें माहौल मिला, इस तरह का जो उन्होंने कॉलेज की घोषणा की है, इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। जो महिलाएं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर थी, लेकिन इस वजह से वो पीछे रह गई थी, इसलिए मैं गहलोत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं गहलोत सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है महिला महाविद्यालय खोलने का सरदार शहर तहसील में, और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा स्वर्ण मौका है ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उन्हें अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो उनके घर वाले हैं वो भी इसकी मान्यता दे देंगे उनको। ये शहर में सबसे बड़ी महत्व आवश्यकता थी, और यहाँ सिर्फ लड़कियों के स्कूल ही हैं, कॉलेज नहीं थे, और महाविद्यालय की आवश्यकता लोगों को बहुत बहुत दूर तक बच्चियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। और हमारे विधायक महोदय ने इस भावना को समझा, बार बार प्रयास किए। इस बजट में माननीय अशोक गहलोत जी ने सरदार शहर को ये सौगात हमारे विधायक महोदय के प्रयास से स्वीकृत की है। उसके लिए सरदार शहर की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विधायक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करी थी। बिदासर में सिविल न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के बैनर तले लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। एसडीएम कार्यालय के आगे लोगों ने धरना देकर बिदासर में सिविल न्यायालय खोलने की मांग की। लोगों का कहना है कि सिविल न्यायालय नहीं होने के कारण तहसील के 100 से अधिक गांवों के लोग लंबी दूरी तय कर सुजानगढ़ जाने को मजबूर हैं, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी करो, पूरी करो। राजस्थान सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राजस्थान सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और माननीय उच्च न्यायालय की ये मंशा है कि प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर मुंसिफ न्यायालय होना चाहिए, जबकि बिदासर में उपखंड कार्यालय है, ट्रेजरी है, पंचायत समिति है, और जो भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, सारे सिवाय सिविल न्यायालय के सारे डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। 2003 में रतनगढ़ से मुंसिफ न्यायालय बिदासर के लिए आया था, लेकिन किसी कारणवश वो सुजानगढ़ ही रह गया। उस वक्त सुजानगढ़ में 2 मुंसिफ न्यायालय हो गए। यहाँ की पैरोकारी या अज्ञानता या जानकारी न होने के कारण वो न्यायालय जो 2003 में रतनगढ़ से बिदासर के लिए आया था, वो सुजानगढ़ में ही रह गया। आज हमारी जनता की पूरे क्षेत्रवासियों की ये मांग है। उस मांग को लेकर अभिभाषक बिदासर ने तहसील वासियों का सहयोग लेके ये धरना चालू किया है। ये मांग सिर्फ वकीलों की नहीं है, आम जनता की है, क्योंकि हाईकोर्ट भी ये चाहता है कि सुलभ और सस्ता न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिले। अब हमारे क्षेत्र का लास्ट गांव लालगढ़ है, जो 82 किलोमीटर सुजानगढ़ से पड़ता है। अब सुबह का जब न्यायालय होता है 7 बजे का, तो उनको रात को जाना पड़ता है, और धन का व्यय होता है, समय का भी अपव्यय होता है। हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय हाईकोर्ट से संपर्क करके न्यायाधिपति से ये मांग लेके हमारे यहाँ मुंसिफ कोर्ट खोला जाए। हमारे इस बिदासर उपखंड मुख्यालय का क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा है, और 100 से अधिक है वो गांव मतलब इससे जुड़े हुए हैं, तथा 27 ग्राम पंचायतें हैं, और 2.5 से 3 लाख के करीब हमारी जो पॉपुलेशन है। तो उनको देखते हुए हमारे उपखंड स्तर पर सिविल न्यायालय की जो ये मांग लंबे समय से चली आ रही है, और ये सिविल न्यायालय की हमें आवश्यकता है, और राज्य सरकार इस बिंदु पर ये शिथिलता बरतते हुए हमें इस अधिकार से वंचित रखा गया है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि वो उच्च न्यायालय जोधपुर से वार्ता कर और हमारे को ये सिविल न्यायालय है वो जल्दी से जल्दी चालू करवाए। चूरू में अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र और युवा संघ इकाई द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती पर भव्य दुपहिया वाहन रैली और झांकी का आयोजन किया गया।
रैली में लगभग 500 बाइकों पर हेलमेट और मास्क लगाकर और भगवान विश्वकर्मा जी की झांकी सजाकर पुष्प वर्षा के साथ युवा सामाजिक भजनों पर नाचते हुए इंद्रमणि पार्क से रवाना होकर गढ़ चौराहा, सफेद घंटा कर, नई सड़क होकर भक्त भगवान विश्वकर्मा मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर समिति और महिला टीम द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और सभी लोगों ने पूजा की। सभी ने भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल जांगीर ने बताया कि समाज के गणमान्य लोगों को छात्रावास बनाने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव बीएन राजोतिया ने बताया कि विश्वकर्मा मंदिर प्रबंधक समिति के सानिध्य में और समाज के सभी संगठनों के सहयोग से यह भव्य कार्य पिछले 5 वर्षों से हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता, पंचायत समिति कार्यकर्ता सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। महिला शक्ति के रूप में भी बड़ी संख्या के अंदर इसमें भाग लिया जा रहा है और साथ ही रवियो सुतार के नाम से जो कमेटी आती है वो भी इस रैली का एक अच्छा चेहरा बन के आए हैं। युवाओं की धड़कन है, बड़े संख्या में उनके, लाखों की संख्या में उनके फ्लोर है। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस पावन अवसर के ऊपर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती के ऊपर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी माताएं, बहनें, मेरे साथियों अपने अपने घर में, कल कारखानों में, परिवार में इसकी पूजा अर्चना करते हैं और धूमधाम के साथ में ये रैली का आयोजन किया जाता है। सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित मार्केट में धन्वंतरी आयुर्वेदा का उद्घाटन हुआ। वैद्य नथमल शर्मा योगाचार्य ने बताया कि धन्वंतरी आयुर्वेदा भारत आयुर्वेदिक वर्क्स के चूरू जिले के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर वैद्य की नियमित सेवाएं रहेगी जो कई तरह के असाध्य रोगों का इलाज करेंगे। माइग्रेन, जोड़ों और कमर का दर्द, वायु गैस, अम्लपित्त, दमाश्वास, बवासीर और महिला रोगों का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जाएगा। धन्वंतरी आयुर्वेदा को श्री राम खुड़िया और हनुमान प्रजापत संचालित करेंगे। ये जो है भारत आयुर्वेदिक की फार्मेसी यूपी की है और इसके जो प्रोडक्ट है वो 70-80 साल से वैद्य लोग यहाँ बरत रहे हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और पेशेंट को इससे बड़ा जल्दी रिलीफ मिलता है इन दवाइयों से। विशेषकर आसवरिष्ठ और ये आपके बटी है, रस भस्में हैं, जिनसे आयुर्वेद के सिद्धांत से चिकित्सा की जाती है। और कई असाध्य रोग जैसे मानते हैं एलोपैथी वाले, उनकी चिकित्सा आयुर्वेद में संभव है, जैसे माइग्रेन है और मारवाड़ी में जिसको गोबा बोलते हैं, सर दर्द है एक तरह का। ये इस माइग्रेन का इलाज अगर एलोपैथ वाले डॉक्टर से हम पूछते हैं तो वो यही कहेंगे कि इसका दवाइयाँ लेते रहो जब दर्द आता है तो, बाकी कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं है। आपकी यहाँ पे नियमित सेवाएं रहेगी? हाँ बिल्कुल रहेगी। मैं बैठूंगा, एक वैद्य को और जो है वो मैं असिस्टेंट को बिठाऊंगा यहाँ पे, और जो है हम ये चाहेंगे कि जो रोगी आते हैं वो रोगी सब स्वस्थ हो। हमारा सिद्धांत एक है, यहाँ इस जो हमारा ये आयुर्वेद सेंटर खुला है, इसका उद्देश्य मुख्य यही होगा कि जैसे दवाइयाँ तो कई वैद्य देते हैं और चलता भी है काम, हम अलग हट के काम करना चाहते हैं कि जो रोगी आए वो ठीक हो, उसके हिसाब से दवा बने। ये था एसएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।